बीए पार्ट द्वितीय वर्ष की राजनीति विज्ञान की क्लास में आज हम अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसकी शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व की क्लास में हमने राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने की प्रक्रिया, किन परिस्थितियों में महाभियोग लगाया जा सकता है, जिसमें हमने जाना था कि देशद्रोह, भ्रष्टाचार या अन्य घोर अपराध या कदाचार के आधार पर ही राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है। तो महाभियोग के द्वारा ही राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकता है। इसके पश्चात राष्ट्रपति पद के लिए उत्तराधिकार कि जैसे राष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र, महाभियोग के कारण यदि उसका पद रिक्त हो जाता है तो राष्ट्रपति की समस्त शक्तियाँ, कर्तव्यों का पालन कौन करेगा, जिसके लिए हमने जाना था कि उपराष्ट्रपति के द्वारा इसका कार्यभार का किया जाता है। आज हम राष्ट्रपति की शक्तियों में कार्यपालिका शक्ति की ओर अध्ययन करेंगे। जो अमेरिका संविधान के अंतर्गत जो राष्ट्रपति की शक्तियों को निर्धारित करने में जो संविधान निर्माता समिति थी, उन्होंने बहुत समस्याओं का सामना करना पड़ा है उन्हें। इस संबंध में एक और तो उनके पास उपनिवेशों के गवर्नर हैं, उनके अनुभव थे, तो दूसरी तरफ उनके पास परिसंघ के विधान में निर्बल कार्यपालिका के दुष्परिणाम भी वो देखते हुए आए थे। अतः उनके जो परस्पर विरोधी अनुभव के आधार पर वे एक ऐसी कार्यपालिका का निर्माण करना चाहते थे जो सुशासन स्थापित करने में समर्थ हो, लेकिन तानाशाही जैसी स्थिति प्राप्त ना कर सके। इसके लिए उन्होंने एक ऐसे पद की आवश्यकता थी या व्यवस्था की जिसे हम राष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। मूल संविधान द्वारा राष्ट्रपति को पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं और कांग्रेस के अधिनियमों, प्रथाओं, परंपराओं तथा न्यायिक जो व्याख्या है उनके द्वारा इस पद की शक्तियों में समय समय पर वृद्धि होती गई है। अमेरिका का राष्ट्रपति इतना शक्तियों का प्रयोग करता है जितना किसी भी प्रजातंत्र का और कोई नहीं। कहने का मतलब है कि जो अमेरिका का राष्ट्रपति है उसके पास सबसे ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त है, ये विद्यमान है। अब हम इसकी जो कार्यपालिका शक्तियाँ हैं उनकी ओर चलते हैं। अमेरिकी संविधान में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। कार्यपालिका के क्षेत्र में उसको क्या क्या शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें से पहला जो बिंदु आता है वह है कानून को लागू करना तथा व्यवस्था को बनाए रखना। कार्यपालिका क्षेत्र में उसकी जो प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण शक्ति है वह है संघीय कानूनों को लागू करना और व्यवस्था को बनाए रखना है। राष्ट्रपति कुछ सीमा तक स्वविवेक का भी प्रयोग कर सकता है,
यह इस बात पर यह इस बात का निर्णय करता है कि किन कानूनों को अधिक व कम कठोरता के साथ लागू किया जाए, साथ ही किन्हें लागू किए जाए या नहीं। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति के पास विवेक की शक्ति भी प्राप्त है। उसके प्रयोग द्वारा वो किस कानून को कठोरता से लागू करना है और किस कानून को कम कठोरता से लागू करना है, उसके पास यह अधिकार सुरक्षित है। कानून लागू के साथ ही व्यवस्था का दायित्व भी होता है। संघीय सरकार प्रत्येक राज्य में एक गणतंत्रीय सरकार की गारंटी देती है और प्रत्येक राज्य की बाहरी आक्रमणों तथा आंतरिक हिंसा से रक्षा करती है। कार्यपालिका की दूसरी शक्ति में आती है प्रशासन का संचालन। जो राष्ट्रपति है वह कार्यपालिका का अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निदेशक भी होता है। संघीय सरकार के प्रशासन संबंधी समस्त कार्यों के लिए राष्ट्रपति उत्तरदायी है। राष्ट्रपति का संवैधानिक दायित्व है कि वह विभिन्न पदाधिकारियों, संविधान के उपबंधों, संधियों तथा न्यायालय के निर्णय के अनुसार कार्य करे। न्यायालय के जो निर्णय हैं उनके अनुसार कार्य कर रहे हैं या नहीं। अतः कार्यपालिका अध्यक्ष होने के साथ साथ प्रशासन का सर्वोच्च निदेशक भी यह कहलाता है। कार्यपालिका की तीसरी शक्ति में आती है या कार्य में आता है नियुक्ति और पदच्युत करने की, कहने का मतलब पद से हटाने की शक्ति। राष्ट्रपति की एक महत्वपूर्ण शक्ति विभिन्न पदाधिकारियों की नियुक्ति और उन्हें पद से हटाने की भी शक्ति इसमें प्राप्त होती है। यहाँ पर सरकार द्वारा दो प्रकार की नियुक्तियाँ की जाती है, जिसमें पहला उच्च पदों पर नियुक्ति और दूसरा निम्न पदों पर नियुक्ति। उच्च पदों की नियुक्तियाँ राष्ट्रपति और सीनेट दोनों की स्वीकृति से की जाती है। उच्च पदों में राजदूत, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, विभिन्न आयोग के अध्यक्ष, सेना, नौसेना आदि आते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के माध्यम से की जाती है। इसकी जो निम्न पदों पर नियुक्ति वाली संबंधी शक्तियाँ हैं, उन पर कांग्रेस की सहमति से राष्ट्रपति स्वयं अथवा विभागीय अध्यक्ष तथा न्यायालय नियुक्तियाँ कर सकता है। सीनेट का अधिवेशन नहीं होने पर भी कुछ नियुक्तियाँ राष्ट्रपति कर सकता है, जिन्हें अंतरिम नियुक्तियाँ कहा जाता है। कार्यपालिका की चौथी शक्ति में आती है सीनेट के प्रति शिष्टता। सीनेट के जो प्रति शिष्टता है, यह पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अधिकांशतः ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि सीनेट के प्रति शिष्टता क्या है। इसलिए जो बीए पाठ द्वितीय वर्ष के राजनीति विज्ञान के विद्यार्थी हैं, उन्हें इस पॉइंट को आवश्यक रूप से ध्यान देना है, क्योंकि यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है
कि सीनेट के प्रति शिष्टता क्या है। तो जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा स्थानीय संघीय नियुक्तियों के संबंध में, किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा जो स्थानीय संघीय नियुक्तियां हैं उनके संबंध में संबंधित राज्य के सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। तो जो स्थानीय संघीय नियुक्तियां हैं उनके संबंध में किसकी या कौन से राज्य की स्वीकृति आवश्यक होगी? सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होगी। कौन सी सीनेट की? संबंधित राज्य की सीनेट की। इसके अभाव में सीनेट उस नियुक्ति का अनुसमर्थन नहीं करती है और इसे ही हम सीनेट की शिष्टता कहते हैं। तो राजनीतिक विज्ञान के जो विद्यार्थी हैं उन्हें इस पॉइंट को आवश्यक रूप से ध्यान देना है, सीनेट के प्रति शिष्टता क्या है। कार्यपालिका की जो अन्य शक्तियाँ हैं उसमें आता है क्षमा दान की शक्ति या अधिकार। अन्य देशों के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें भी समाधान की शक्तियाँ प्राप्त हैं, जिनमें दंड की प्रकृति को कम करना, ज़्यादा करना, क्षमा देना, स्थगित करना या और अन्य कोई दंड की प्रकृति में कमी करना की शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित है। उसी प्रकार यहाँ पर भी अमेरिका के राष्ट्रपति को क्षमा दान का अधिकार या इसकी शक्ति प्राप्त है। अपराधियों को क्षमा, दंड को स्थगित करने या कम करने आदि की भी शक्ति इसे प्राप्त है। यहाँ पर क्षमा दान की शक्ति पर 2 प्रकार के प्रतिबंध हैं। राज्य की विधि के विरुद्ध, राज्य का जो कानून है उसके विरुद्ध किए गए अपराधों में राष्ट्रपति क्षमा नहीं कर सकता है। जो राज्य के कानून हैं उनके विरुद्ध कोई अपराध किया जाता है तो राष्ट्रपति उसे क्षमा नहीं कर सकता है। इसमें दूसरा बिंदु जो आता है प्रतिबंध में वो है महाभियोग द्वारा दंडित व्यक्तियों को क्षमादान नहीं कर सकता। तो अगर किसी पदाधिकारियों पर अगर महाभियोग लगाया गया है या महाभियोग द्वारा उन्हें दंडित किया गया है तो ऐसे व्यक्तियों को या अधिकारियों को क्षमा नहीं कर सकता है। इस प्रकार यहाँ पर अमेरिकी राष्ट्रपति पर 2 प्रकार की या समाधान की शक्ति में 2 प्रकार के प्रतिबंध लगाए गए हैं। कार्यपालिका शक्ति में परराष्ट्र संबंधों का संचालन की शक्ति भी इसे प्राप्त है। परराष्ट्र संबंधों का संचालन से तात्पर्य है पड़ोसी राज्यों के साथ, पड़ोसी जो देश हैं उनके साथ किस प्रकार का क्या कैसा संबंध संधि करना है, इसे ही परराष्ट्रीय संबंध कहते हैं। जिसमें इसके कार्य हैं राजदूतों एवं प्रतिनिधियों की नियुक्ति। जो पड़ोसी राज्य हैं, देश हैं, अन्य उनमें अपने प्रतिनिधि या राष्ट्रदूतों को नियुक्त करता है। राष्ट्रदूतों की नियुक्ति के संबंध में इसे सीनेट की स्वीकृति आवश्यक होती है। विशेष अभिकर्ताओं के संबंध में सीनेट की कोई स्वीकृति आवश्यक नहीं है। विदेश नीति। राष्ट्रपति विदेश नीति की रचना व घोषणा की शक्ति उसमें निहित होती है। संधियाँ। राष्ट्रपति को संधियाँ, समझौता इत्यादि करने का भी अधिकार या उसे शक्ति प्राप्त होती है। विदेशियों से या पड़ोसी राज्यों से या देशों से संधियाँ करना व उस पर
हस्ताक्षर करने की शक्ति इसे प्राप्त है। स्वविवेक की शक्तियाँ। राष्ट्रपति को कुछ स्वविवेक की शक्तियाँ भी प्राप्त की गई है, जिन पर निर्णय वह अपने स्वविवेक से कर सकता है। गुप्त समझौते। राष्ट्रपति को गुप्त समझौतों करने की शक्ति भी प्राप्त होती है। कार्यपालिका समझौते का एक अधिकार भी राष्ट्रपति में निहित या समाहित होता है। कार्यपालिका शक्ति में सैनिक शक्तियाँ भी आती हैं। जो अमेरिका का संविधान है, संविधान के अनुसार राष्ट्रपति सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति होता है और इस नाते वह जिस प्रकार चाहे सशस्त्र बलों का प्रयोग कर सकता है। राष्ट्र की प्रतिरक्षा का उत्तरदायित्व राष्ट्रपति का होता है और इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे यह स्थिति प्रदान की गई है। किसे प्रदान की गई है? राष्ट्रपति को अपना उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए ये स्थिति उसे प्रदान की गई है। संविधान के अनुसार युद्ध की घोषणा करने की शक्ति कांग्रेस को प्राप्त है। युद्ध को समाप्त व निलंबित करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति में समाहित है। इस संबंध में सर्वोच्च सेनापति के रूप में राष्ट्रपति व्यापक शक्तियों का प्रयोग करता है। वह निश्चित करता है कि सेनाएं एकत्र की जाए तथा हवाई अड्डे, जहाजी बेड़े कहाँ पर और कैसे स्थापित किए जाएं। दोनों ही महायुद्धों की दृष्टि में रखते हुए ये कहना बहुत अधिक अतिशयोक्तिपूर्ण नहीं होगा कि युद्ध काल में उसकी स्थिति लगभग एक अधिनायक जैसी ही होती है। अधिनायक कमांडर या कहें कि सारी सेनाओं को निर्देशित करने वाला है। 1991 में अमेरिका तथा उसकी सहयोगी देश ने इराक के विरुद्ध जिस रूप से कार्रवाई की, उसमें भी यही बात स्पष्ट रूप से परिलक्षित या दिखाई होती है। इस प्रकार आज हमने अमेरिकी राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों के बारे में अध्ययन किया। अब इसके पश्चात अगली क्लास में हम अमेरिका की विधायी शक्तियाँ हैं उसके बारे में अध्ययन करेंगे।